हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल कराने से आप जमीन के मालिक बन जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि नाम दाखिल करा लिया और अब आप शांति से बैठ सकते हैं, आपके मालिकाना हक पे कोई भी किसी चीज का खतरा नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि म्यूटेशन से आप मालिक बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन को ना हिंदी में नामांतरण कहते हैं और उर्दू में हम उसे कहते हैं दाखिला खारिज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, सपोज ये एक एरिया है और इसके अंदर ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इतना प्लान्ड एरिया तो नहीं होता है जनरली, बट हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस एरिया में और इस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे है, तो मान लो हम इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, ऐसे रिकॉर्ड बना हुआ है प्रॉपर्टी नंबर, और फिर इसमें नाम लिख दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ठीक है। तो इसमें सपोज ए का नाम है, ठीक है। प्रॉपर्टी का नेचर भी लिखा होता है इसमें कि किस चीज के लिए है प्रॉपर्टी वगैरह, और कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मतलब कितने एकड़ की है, और ये सब, तो वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी जाती हैं। ओके, तो अब सपोज ए की डेथ हो गई। ए की डेथ के बाद ए का जो बेटा है वो अब क्या करेगा कि वो ए का नाम यहां से हटवाएगा और अपना नाम, अपने फादर का नाम हटवा के अपना नाम यहां पे दाखिल करवाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कह देते हैं दाखिला खारिज, कि इसने अपना नाम दाखिल करा लिया और फादर का नाम जो था वो खारिज करा लिया, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है? जिसके पास अथॉरिटी है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की। रेवेन्यू कोड के अंदर बताया जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो सपोज ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, वैसे इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है, इससे ये पता चलता है कि इस जमीन से संबंधित जो भी टैक्स है, रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू है वो कौन पे करेगा? वो इंसान पे करेगा जिसका यहाँ पे नाम लिखा गया है। इसका ये पर्पस होता है। इस उद्देश्य के लिए ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और जो ये रिकॉर्ड्स है ना, ये राजा महाराजा के टाइम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नई सरकार आई है या फिर नए कानून आजादी के बाद से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये बहुत पुराने टाइम से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि कोई भी जमीन आप अगर होल्ड करके बैठे हैं तो उस जमीन का आपको कुछ तो कर देना पड़ेगा ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। अब बात ये उठती है कि क्या आपका नाम अगर यहाँ पे लिखा गया, सपोज यहाँ पे इस रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया, तो क्या ये प्रूफ है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं? क्या सिर्फ यहां पे आपका नाम आ जाने से आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं? तो इसी चीज के लिए डिस्कस करने वाली हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट ये जजमेंट, अजीत कौर एट AKA सुरजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह थ्रू LR 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके मैं बहुत ज्यादा डिटेल में फैक्ट्स डिस्कस नहीं करने वाली हूं, बस यहाँ पे सिंपल एक कहानी बताती हूं आपको। देखो, ये बूढ़ा व्यक्ति था, इसकी डेथ हो गई, इसने कोई वसीयत वगैरह कुछ नहीं बनाई, ठीक है। अब इसका जो बेटा था, ये वाला बेटा, ये जाता है और जाके तहसीलदार के पास अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखवा लेता है, मतलब फादर का नाम हटवा देता है और अपना नाम वहां पे दाखिल करा देता है, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, ठीक है। तो अब जमीन को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इसको भी मिलनी चाहिए, इसको भी मिलनी चाहिए, आधी आधी मिलनी चाहिए, लेकिन इसको पता चलता है कि इसने अपने नाम पे सारी करा ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है। इसका कहना है कि जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वहां पे मेरा नाम है, तो मेरे को मिलनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी, राइट। और ये कह रहा है कि फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी दोनों में बंटनी चाहिए। सिर्फ म्यूटेशन कराने से क्या ये मालिक बन जाएगा? जबकि इसके पास हक नहीं है, इसके पास कोई टाइटल नहीं है। टाइटल मतलब इसके पास कोई मालिकाना हक वैसे नहीं आया, सिर्फ म्यूटेशन रिकॉर्ड में जाके इसने अपना नाम दाखिल करा लिया, तो क्या उससे मालिक बनेगा? तो वही डिस्कस किया था कोर्ट ने इस केस में। कोर्ट ने ये कहा था कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उससे ना तो आपका मालिकाना हक बनता है और ना ही आपका मालिकाना हक खत्म होता है, ठीक है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंटेन किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स कौन पे करेगा। ये फिस्कल पर्पस के लिए होता है, मतलब टैक्सेस, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, ये पता लगाना कि मान लो नगर निगम है या फिर कोई और ऐसी कोई वो है, अथॉरिटी है जो आपको टैक्सेस के बारे में बताती है कि आपको इस जमीन से रिलेटेड ये पैसा देना है, ये पैसा आपको चुकाना है,
ठीक है, तो वो सिर्फ उस चीज के लिए रिकॉर्ड होता है, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मालिक कौन है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, देखो वो बात और है कि जब कोई इंसान किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, मान लो आपने कोई जमीन खरीदी, जमीन खरीद के आप म्यूटेशन रिकॉर्ड में बदलाव कराओगे, तो जनरली तो होता यही है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो आप ये कोशिश तो आप हमेशा अगली चीज यही करते हो कि फटाफट से जो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स है वहां पे जाके अपना नाम चेंज करा लेते हैं, मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वहां पे म्यूटेशन करा लेते हैं, मतलब म्यूटेशन का मतलब ही होता है नाम बदलवाना। ठीक है, तो आप अपना नाम चेंज करा लोगे जाके, तो जनरली ओनर्स का ही नाम आता है वहां पे। लेकिन अब बात उल्टी भी दूसरी तरफ से भी कि आपके नाम पे कोई ऐसी सेल डीड नहीं है। ठीक है, सेल डीड का क्या मतलब होता है, जब आप खरीदते हो कोई प्रॉपर्टी तो आप एक कागज पे साइन करते हो ना कि ये प्रॉपर्टी इस इंसान ने बेच के इस इंसान को दे दी, तो उसको सेल डीड बोलते हैं। ठीक है, और ना ही आपके पास कोई वसीयत है, ना ही आपके पास कोई और कागज है कि आपको किसी ने गिफ्ट करी है प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर आपने एक्सचेंज में ली है प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से आपको मालिकाना हक मिलता है, आपके पास ऐसा भी कोई भी मालिकाना हक नहीं आया है। आई बात समझ में? और मालिकाना हक नहीं आया लेकिन आपने म्यूटेशन करा लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके अपना नाम चेंज करा लिया, तो क्या सिर्फ नाम चेंज कराने से आप मालिक बनते हैं? नहीं। तो कोर्ट ने इस केस में यही क्लैरिफाई किया था। कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट्स को भी डिस्कस किया था इस केस के अंदर, जिनमें से एक जजमेंट ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का नाम है बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह। इस जजमेंट के अंदर भी यही कहा था कि म्यूटेशन, प्रॉपर्टी की म्यूटेशन से कभी भी किसी का ना तो टाइटल बनता है, ना टाइटल खत्म होता है, ना ही हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब ना ही हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये मान नहीं सकते कि जिसका नाम म्यूटेशन, जिसके नाम पे म्यूटेशन हुआ है, जिसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन जिसके नाम पे हुआ है, वो इंसान ही मालिक है। ऐसा प्रिजम्पशन भी हम लेकर नहीं चल सकते। ठीक है, तो इस वजह से कहा गया था इस केस के अंदर कि आपके नाम पे म्यूटेशन है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका सिर्फ इतना अर्थ है कि आप इस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करेंगे, उसके अलावा इससे आपको कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। ठीक है, अब एक मैं आपके लिए हाईकोर्ट का जजमेंट लेकर आई हूं जिससे कि आपको और थोड़ी सिचुएशन क्लियर होगी। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपके लिए जजमेंट ले आई। इस जजमेंट का नाम है डॉक्टर पी प्रांजलि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2002 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर ना देखो फैक्ट सिंपल है इसमें। एक इंसान है ए, ठीक है, उसका एक भाई है बी। तो ए क्या करता है ना, ए के पास एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग को ना अपने भाई को गिफ्ट कर देता है और उसके लिए कागज तैयार करा देता है, जिस कागज को हम बोलेंगे गिफ्ट डीड। ठीक है, इसने कागज तैयार करा दिए और ये प्रॉपर्टी अपने भाई को गिफ्ट कर दी। अब इसके भाई की डेथ हो गई। ठीक है, अब जब भाई की डेथ हुई तो उसने क्या किया, ये जो गिफ्ट डीड है उसको रिवोक कर लिया। रिवोक करना मतलब वापस लेना, कि ये जो मैंने गिफ्ट दिया था ना अब मैं ये वापस ले रहा हूं, कि मेरा भाई तो अब रहा नहीं, तो मैं ये प्रॉपर्टी अपने पास वापस ले रहा हूं। ठीक है, तो इसने रेवोकेशन कर दिया। अब रेवोकेशन की भी एक डीड बनती है वैसे। ओके, रेवोकेशन मरने के बाद कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट यहाँ पे रेवोकेशन का सवाल नहीं था, यहाँ सवाल कुछ और था इसलिए। बट आपके लिए एक सवाल है, मुझे बताना जरूर। ठीक है, तो उसने गिफ्ट वापस ले लिया भाई की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ए की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जो लड़ाई है ना वो इन दोनों की वाइफ्स के बीच में है। इसका नाम हम W1 रख लेते हैं और इसकी वाइफ का नाम रख लेते हैं W। तो W1 क्या करती है ना, W1 के पास ये गिफ्ट डीड होती है। ठीक है, इस गिफ्ट डीड को लेकर जाती है वो कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास ले जाके इस गिफ्ट डीड के बेसिस पे अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपने नाम पे म्यूटेशन करा लेती है। मतलब वहां पे ए का नाम हटवा के और अपना नाम करा लेती है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के पास आ गई थी थ्रू दिस गिफ्ट डीड, और क्योंकि अब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ये प्रॉपर्टी अब मेरे पास आ गई है, तो इसलिए अब म्यूटेशन कर दो। ठीक है, तो ऐसा करा लेती है और कमिश्नर इस बात पे म्यूटेशन का ऑर्डर भी दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो ये वाली लेडी है ना, ए की वाइफ, ये जाती है कोर्ट में और ये कोर्ट में जाके कहती है कि ये जो ऑर्डर दिया है ना कमिश्नर ने, ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि कमिश्नर को इस रेवोकेशन डीड के बारे में पता नहीं था। उसको ये नहीं पता था, कमिश्नर को ये नहीं पता था कि ये जो गिफ्ट है जिसके बेसिस पे म्यूटेशन हुआ है वो गिफ्ट तो वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से जो कमिश्नर का ऑर्डर है ना उसको कैंसिल कर दिया जाए।
और इसका नाम आना चाहिए म्यूटेशन, और म्यूटेशन इसके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर कोर्ट ने क्या डिस्कस किया इस केस में, कोर्ट ने कहा कि हमें ये नहीं देखना है यहाँ पे कि टाइटल किसका है किसका नहीं, क्योंकि कोर्ट के सामने टाइटल का क्वेश्चन तो है ही नहीं। कोर्ट के सामने सवाल किस चीज का है कि ये जो म्यूटेशन हुई थी ये म्यूटेशन ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। तो कोर्ट ने इस केस में कहा म्यूटेशन जो है ना वो उसके बेसिस पे नहीं होती, म्यूटेशन कभी भी टाइटल के बेसिस पे नहीं होगी उस केस में। देखो जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब मान लो ये प्रॉपर्टी है, सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, सेल हुई थी, सेल में आपने खरीद ली, आपने बाय कर ली इस प्रॉपर्टी, और आपके टाइटल को कोई मना नहीं कर रहा, तो फिर इस सेल को दिखाने वाले जो कागज हैं जिसको हम सेल डीड बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप म्यूटेशन करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे बात आती है दो लोगों के बीच में टाइटल की लड़ाई की, कि भाई एक कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर म्यूटेशन किसके नाम पे होगी? फिर म्यूटेशन होगी उस इंसान के नाम पे जो जिसका उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है, और उस म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में कि टाइटल जाता किसके पास है। आई बात समझ में? समझ रहे हो आप इस चीज का मतलब? इसका मतलब सिंपल ये है कि दो लोग हैं, दो लोग टाइटल को लेकर लड़ रहे हैं, W कह रही है मेरा टाइटल है, W1 कह रही है मेरा टाइटल है, प्रॉपर्टी में रह रही है W, ये प्रॉपर्टी है इसमें ये यही रह रही है, ठीक है। तो कोर्ट का मानना था, हाई कोर्ट का मानना था कि यहाँ पे क्योंकि W रह रही है और टाइटल पे लड़ाई है ना, तो W के नाम पे म्यूटेशन होना चाहिए। आखिरी में जब कोर्ट डिसाइड करेगा किसका टाइटल है, तो इस म्यूटेशन से कोर्ट के फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूटेशन से तो वैसे भी किसी का मालिकाना हक डिसाइड नहीं होता। म्यूटेशन से तो सिर्फ ये डिसाइड होता है कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स कौन पे करेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको समझ में आया टॉपिक जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बताती हूँ P2I रैंकर्स जुडिशरी बैच के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये एक स्पेशल बैच है। इस बैच के अंदर 3 अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। क्या? देखो, इस बैच में एडमिशन लेते ही सबसे पहले मैं आपको अच्छे फीचर्स बताऊंगी, बाद में मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको और क्या क्या मिल रहा है। बैच में एडमिशन लेते ही आपकी ना सक्सेस इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी। सक्सेस इवैल्यूएशन मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और ये टेस्ट ऑल इंडिया होंगे, उसमें आपके रैंक निकलेगी, और ये टेस्ट वीकली भी होंगे और मंथली भी होंगे, ठीक है। इसमें आपको पता चलता रहेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जब हमें पता होता है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हमें समझ में आता है ना कि हम उतना काम नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से आप अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएशन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक टेस्ट ऐसा होगा, महीने में एक टेस्ट ऐसा होगा जो आपको एक मौका देगा हर महीने 5,000 रुपये का रिवॉर्ड लेने का। मतलब कि आप जो टेस्ट देंगे, अगर आपकी रैंक 1 आई, ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो जिसके रैंक 1 आएगी उस महीने उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो हर महीने एक टेस्ट होगा जिसमें फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को 5,000 रुपीज का प्राइज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या मिल रहा है? इसके अलावा अगर आपने जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लिया, यानी आप जज बन गए, तो आपकी जो फीस है वो 100% आपको वापस कर दी जाएगी, आपको 100% पैसा वापस हो जाएगा। तो आपने तैयारी भी कर ली, आपने सारे टेस्ट भी दे लिए, प्रोग्रेस इवैल्यूएशन सब कुछ हो गया, और आपने अपनी पूरी फीस भी वापस ले ली जज बनने के बाद, राइट। तो सोने पे सुहागा वाली चीज है ना ये। तो आपको ये 3 फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको और यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखो, ये जो बैच है ना, ये आपका पहले तो मैं बता दूं 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासेस 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम में होंगी। शाम को 4 से 6, 6 से 8 आपकी स्टडी IQ जुडिशरी की ऐप है, वहां पे आपकी क्लासेस होंगी। आप जैसे ही ये बैच खरीदेंगे, ये बैच खरीदने के बाद आपकी क्लासेस की एक्सेस आपको मिल जाएगी। ये क्लासेस लाइव होंगी, आप अपने घर बैठकर अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और आप साथ के साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैसेज करने का ऑप्शन होगा आपके पास, और आपके पास वर्बली भी बात करने का ऑप्शन होगा। मतलब वहां पे आपके पास एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपकी फैकल्टी आपके माइक को अनम्यूट करती है और उसके बाद आपको बात करने का मौका देती है। तो आप वर्बली भी और मैसेज के थ्रू दोनों ही तरीके से अपनी फैकल्टी से बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट साथ के साथ सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जा रही है, और इसके अंदर आपके सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन, करंट अफेयर्स का पूरा पोर्शन, और इसके अलावा
लीगल करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, वो सब यहाँ पे आपको क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाता है। तो मतलब करंट अफेयर्स की भी क्लास लगती है, स्टैटिक जीके की तो लगती ही है, बट करंट अफेयर्स की भी क्लास लगती है। हर सैटरडे को क्लास लगेगी, जिस क्लास को आप अटेंड करेंगे और उस हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स को सीखेंगे, ठीक है। और फिर हर महीने आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश हिंदी भी क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है। तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हर क्लास के साथ एमसीक्यूज मिलते हैं। जो टॉपिक आपको कवर कराया उसके 10 से 12 एमसीक्यूज आपको मिल गए, जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपको और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। जो आपको पढ़ाया उसके हैंड रिटन नोट्स मिल गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है, आपको क्रक्स नोट्स मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो उससे भी आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हर संडे आपसे एक क्वेश्चन पे आंसर लिखवाया जाएगा और वो आंसर आप हमें भेजेंगे, हम आपका आंसर चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे कि आपको अपने आंसर में क्या क्या चीजें सही करनी है। तो इससे आपकी मेंस की तैयारी हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये सक्सेस इवैल्यूएशन तो अलग से है ही, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर करवाई जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सक्सेस इन प्रीलिम्स का ऑप्शन। मतलब आपकी तैयारी के दौरान जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी, उन नोटिफिकेशंस का पूरा सिलेबस हम रैपिडली रिवाइज कराएंगे। जैसे मान लो हरियाणा की नोटिफिकेशन आ गई, तो हरियाणा का सारा सिलेबस हमने फटाफट से रिवाइज करा दिया 1 या 2 महीने में, जितना टाइम हमारे पास होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ताकि आप वो प्रीलिम्स दे पाओ। अगर आपका सिलेबस जो मेन बैच आपका चल रहा है उसमें सिलेबस नहीं भी खत्म हुआ, क्योंकि होता है ना कि आपका तैयारी जो है, आपने लेट्स से आपने एडमिशन लिया इस दिन एडमिशन लिया, इस दिन 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं पेपर कैसे दूंगा? तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स का ऑप्शन है। मतलब मान लो पहली ही नोटिफिकेशन आई, आपको क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के पेपर के हिसाब से आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, फिर दोबारा कराया जाएगा, फिर जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी फिर तो हर प्रीलिम्स पे ये एक्सरसाइज रिपीट होगी, ठीक है। तो इससे आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा सेम ही सिलेबस का, और आप जो भी स्टेट का पेपर आने वाला आ रहा है उसमें आप बैठ पाओगे, प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। प्रीलिम्स इसमें आपके प्लस मॉक सेशंस भी होंगे, ताकि आप एग्जाम को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मेंस की बारी, मेंस में भी यही होगा, मेंस में भी आपके मॉक सेशंस होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, जो आपके रिटायर्ड जजेस का पैनल और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज का पैनल आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको हर स्टेज की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किस तरह से लेना है। उससे पहले आप देख लो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है nisha_lamba07। यहाँ पे आपको अगर कोई भी मुझसे क्वेरी पूछनी हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं, एडमिशन के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है nisha_lamba1511। यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ के लिंक यहाँ शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ जो भी PPTs मैं लेकर आती हूँ वो भी मैं यहाँ शेयर करती हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको एडमिशन लेना कैसे है। देखो, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में P2I रैंकर्स बैच अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं P2I रैंकर्स जुडिशरी बैच। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 37,500 का, बट आपको ये 37,500 का नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, आपको ये कोर्स 37,500 का खरीदने के बजाय यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाके आपको अप्लाई करना है ऐड प्रोमो कोड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट में एक ऑप्शन एंटर कूपन कोड का। यहाँ पे आपको करना है टाइप निशा लाइव। जैसे ही आप निशा लाइव टाइप करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का। अप्लाई करते ही आपका जो एक कोर्स है 7,500 रुपये सस्ता हो जाएगा, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। तो 30,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये कोड। इस कोड से बेटर डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।